नमस्कार, आप सब देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं हूं हर्षदा। बिजनेस रेमेडीज द्वारा 24 जुलाई शनिवार को वेबिनार सोलर पावर पर रखी गई इस वेबिनार का प्रमुख विषय था कि सोलर पावर में बहुत संभावनाएं हैं, पर क्या सरकार का सहयोग अभी पर्याप्त है। इस वेबिनार के मुख्य पैनलिस्ट थे श्री सुनील बंसल, महासचिव राजस्थान सोलर एसोसिएशन, श्री अजय यादव, अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन रियल, श्री एन के जैन, चेयरमैन एमएसएमई समिति फिक्की राजस्थान, और श्री मनीष गुप्ता, निर्देशक इंसुलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इस वेबिनार के माध्यम से हमने सोलर क्षेत्र से जुड़ी हुई संभावनाओं एवं उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल की। चलिए हम रुख करते हैं अब वेबिनार की तरफ। मैं आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का बिजनेस रेमेडीज की आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। बिजनेस रेमेडीज प्रिंट मीडिया के अलावा हमने ये कोशिश करी है कि कैसे न कैसे हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जूम वेबिनार के माध्यम से जो भी इंडस्ट्री को लेके प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट कर सकें और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। इससे पहले हमने कारोबारी संभावनाओं को लेके, कॉपीराइट और पेटेंट को लेके, खाद्य तेल की इम्पोर्टेंस को लेके, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को लेके, और आज की जो हमारी वेबिनार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जो कि सोलर को लेके है। और आज हमारे सभी साथ इस वेबिनार में सभी सीनियर पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हैं। इस वेबिनार के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा जाएगा, तो जितने भी श्रोता मैं सुन रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पूछना चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे सीनियर पैनलिस्ट आपकी सभी सवालों का जवाब देंगे। ये वेबिनार हमारे द्वारा YouTube और Facebook पे भी चालू रहेगी, तो जो भी बाद में भी इस वेबिनार को ज्वाइन करता है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे इस वेबिनार को देख सकता है। मैं अपने सीनियर एडिटर देरीवर्धन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। सभी अनुभवी पैनलिस्ट का इस वेबिनार में स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे आज ये वेबिनार होगी। सनशाइन की बात जब भी होती है तो ये स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में जो सनशाइन काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ पे सोलर पावर को लेके बहुत अच्छी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो अभी उस सोलर पावर क्षेत्र में इतना जो चाहते थे, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हाल ही में इसको अगर भूमिका पे जाना चाहें तो मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहूँगा, हाल ही में मार्च में सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी सोलर पावर को बढ़ाने के लिए। एक अच्छी बात है। उन्होंने आम आदमियों के घरों पे छत पे रूफटॉप के लिए जो प्रावधान किए वो एक सराहनीय कदम है, लेकिन उस प्रावधान के अंदर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को शामिल नहीं करना, उनकी छतों को शामिल नहीं करना, जो इमारतें उनको शामिल नहीं करना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगता है कि वो शामिल होना चाहिए था जिससे आगे बढ़े। सोलर क्षेत्र देश में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल ही में हमने अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, तो जो उनका जो निवेश है, विदेशी फर्म्स का जो निवेश है वो तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा दो कंपनियों के बारे में। राजस्थान की एक जयपुर स्थित एक कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। वैभव ग्लोबल लिमिटेड ने अपना जो 100% अपना जो पावर का जो कंजम करते हैं वो सोलर से करेंगे, तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया। एक लिस्टेड कंपनी है लहर पॉलीमर करके है, लावरेश्वर पॉलीमर उनका नाम पहले था, अब लहर के नाम से वो जानी जाती है। तो उन्होंने भी हाल ही में प्लांट लगाया। तो बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, भीलवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे भी काफी टेक्सटाइल कंपनियां लगाई। तो काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल पे होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब मैं ये मेल चलेगी नहीं चलेगी? हेलो, तो ये चालू नहीं हो रहा तो हैं? फिर मेल नहीं गई, सॉरी सर। एम आई ऑडिबल गुप्ता जी? हाँ बिल्कुल सर, सुनाई दे रहे सर। सर मैं इस वेबिनार के जो है ना जो परिचय खंड है उसकी शुरुआत करता हूँ। आपके परिचय पे आता हूँ मुझे।
आज हमारे हमारे बीच हैं श्री एनके जैन साहब, जो आते हैं, चेयरमैन है एमएसएमई समिति और फिक्की राजस्थान के हैं, और लंबा समय एम्प्लॉयर एसोसिएशन से भी आपका जुड़ाव रहा है, और व्यापार के हित में हमेशा आप सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उनके इस सहयोग को कोई नकार नहीं सकता। तो आपका स्वागत है एनके जैन साहब इस वेबिनार में। सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि एनके जैन साहब के सामने आप अपने सवाल रखें, उनके अनुभव का आप पूरा फायदा प्राप्त करें। उसके बाद मैं आना चाहूंगा श्री मनीष गुप्ता साहब के पास। मनीष गुप्ता साहब निदेशक हैं इंसोलेशन प्राइवेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के। राजस्थान में जो सोलर पावर क्षेत्र में काम कर रही है, वो आपकी एक प्रमुख कंपनी है, और आपने इस क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाया है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों में भी आप सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ गुप्ता जी। स्वागत है आपका इस वेबिनार में। फिर मैं आना चाहूँगा श्रीमान सुनील बंसल साहब के पास। सुनील बंसल साहब महासचिव हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के, और सोलर से संबंधित सभी विषयों को उठाने में आपने भी सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाई है। आपका भी स्वागत है बंसल साहब। फिर मैं आना चाहूँगा श्रीमान अजय यादव साहब के पास। अजय यादव साहब रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन बियर के अध्यक्ष हैं, और आप भी सोलर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उठाने में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं जो हमारे साथ में अनुभवी पैनलिस्ट हैं, उनसे ही शुरुआत करता हूँ। श्रीमान एनके जैन साहब, हाल ही में जो मुद्दे आए हैं, जो जनरेटर सेट पे उन्होंने नहीं लगाई है और सोलर पावर पे लगाई है, वो भी एक सक्रिय मुद्दा है। दूसरा, जो मार्च में जो पॉलिसी आई है, उसमें क्यों वाणिज्यिक इनको नहीं लिया गया, इस क्षेत्र में इस संबंध में आपके विचार जानना चाहिए। धन्यवाद धैर्यवर्धन जी। सबसे पहले तो मैं जो हमारे बिजनेस रेमेडीज से पुनीत जैन जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा जो भी बिजनेस से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर ही आप कोई ना कोई वेबिनार करते हैं, और इसका लाभ पूरे राजस्थान नहीं पूरे उद्योग जगत को मिलता है। तो निश्चित रूप से आपका अखबार जो चल रहा है, जो आप आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में भी आपका काफ़ी प्रचार हो रहा है, तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद में सभी पैनलिस्ट अपने अजय यादव जी हैं अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन से, सुनील बंसल जी सचिव हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन से, और मनीष गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर इंसोलेशन एनर्जी। आप सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं, अगर हम भारत का सोलर मैप देखते हैं तो उसमें राजस्थान एक शाइनिंग स्टार की तरह है। उसके पीछे बहुत रीजन है। उस शाइनिंग स्टार बनने में जिन जिलों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। यहाँ पर और उसके योगदान का भी जो की फैक्टर है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं सोलर एनर्जी के। हाई लेवल ऑफ सोलर रेडिएशन हमारे यहाँ पर मिलता है जो 6 to 7 kWh पर M2 पर डे होता है। तो ये एक इतना हाई लेवल है जितना दूसरे स्टेट्स में आपको इतना हाई लेवल रेडिएशन नहीं मिलेगा। तो जो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ, वही सोलर प्लांट यदि किसी दूसरे स्टेट में लगता है और वही राजस्थान में लगता है, दोनों का जो आउटपुट आता है वो हमारे राजस्थान में ज्यादा आता है। ये एक हमारा प्लस पॉइंट है और एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है राजस्थान का सोलर में। दूसरी बात ये कि हमारे पास फ्लैट अनडेवलप्ड लैंड बहुत अब मौजूद है। इतनी लैंड है कि आप उसमें पता नहीं कितने मेगावाट के सोलर प्लांट लगा सकते हैं, और इसका फायदा उठाना चाहिए राजस्थान सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बना के जिस पॉलिसी से लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों सोलर प्लांट लगाने के लिए, ग्रीन एनर्जी लगाने के लिए। क्योंकि थर्मल प्लांट की जो एनर्जी हम काम में लेते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, उसमें कोयला काम में आता है और कोयला माइनिंग से निकलता है। माइनिंग से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो निश्चित रूप से यदि जितना ज्यादा हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हम, आप ये मान के चलें कि हम अपने स्टेट के लिए फायदा करेंगे और अपने देश के पर्यावरण को बचाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है सर कि सोलर का जो पोटेंशियल है राजस्थान में वो 142 गीगावाट का है, जबकि अगर हम विंड एनर्जी का देखते हैं तो वो 18.7 गीगावाट ही आता है।
तीसरी बात यह है कि सोलर में हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि हमारे यहाँ रेडिएशन लेवल बहुत हाई है और उनको आउटपुट ज्यादा मिलता है। यूनिट पर स्क्वायर फुट यूनिट जो बनती है सोलर प्लांट से वो ज्यादा बनती है, तो उनका जो पेबैक पीरियड है वो कम हो जाता है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सोलर पॉलिसी हमारे यहाँ भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, धैर्यवर्धन जी ने भी अभी अभी बताया सोलर पॉलिसी के बारे में, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि 7 साल तक कोई पैसा इसमें सोलर जनरेशन पर नहीं लगेगा इंडस्ट्री का। लिखा तो है लेकिन इसको सरकार फॉलो नहीं करती। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2020 तक एग्जम्पशन था कैप्टिव पावर जनरेशन पे। सोलर से यदि कोई यूनिट अपने खुद के लिए पावर बनाती है और अपने खुद के काम में लेती है तो उस पर कोई भी टैक्स है, कोई भी ड्यूटी नहीं लगनी थी। अभी रिसेंटली सडनली एक नोटिफिकेशन आता है कि 2020 मार्च 2020 के बाद से 60 पैसे पर यूनिट का एरियर जितने सोलर प्लांट है सबको चुकाना है, क्योंकि ये एग्जम्पशन मार्च 2020 तक था। अब आप सोचिए, जो चीज एग्जम्प्टेड चल रही थी उस एग्जम्पशन को आपको सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए था, बल्कि आपने रेट्रोग्रेटिव पिछली डेट से उसका चार्ज जोड़ के और उसको जमा कराने के लिए भेज दिया। अगर इस तरह से सरकार करेगी तो आगे कौन आएगा सोलर में? तो इस तरह के डिसीजन नहीं होने चाहिए। और जो हमारी एसोसिएशन हैं, जो सोलर की एसोसिएशन बनी हुई है, उनको भी थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जैसे एग्जम्पशन खत्म हो रहा था मार्च 2020 में, उसी वक्त मैं समझता हूँ शायद रिप्रेजेंटेशन इन्होंने भेजे होंगे, और अगर नहीं भेजे तो भेजने चाहिए, और भेजे हैं तो सरकार को उस पर सुनवाई करनी चाहिए थी, उसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए था। पहली बात तो ये होती है, जब हम कोई पावर अपने खुद के लिए जनरेट करते हैं, जैसे सोलर पावर कैप्टिव में यूज करते हैं, तो उस पर ड्यूटी या टैक्स लगे ही क्यों? उसमें पॉलिसी बनाने की भी कहाँ जरूरत? और यदि लगी है तो उसके लिए हमको सरकार को याद दिलाने की कहाँ जरूरत? हमें कोर्ट में जाने की कहाँ जरूरत है? हमें उसको सरकार के सामने रिक्वेस्ट करने की कहाँ जरूरत? हम खुद की चीज बना के खुद के काम में ले रहे हैं और उस पर सरकार टैक्स लगा रही है। कल को सरकार ये कहेगी कि आपने घर पे जितने लोगों के लिए चाय बनाई, हम उस चाय पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके कितने मेंबर हैं और कितने कप चाय पीते हैं, उस पे पर कप के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह की पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स भी गलत है और इस तरह के टैक्स को सहने वाले लोग भी गलत है। उनको स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए इस तरह का टैक्स का। मैं आह्वान करता हूं सभी एसोसिएशन से, और फिक्की इसमें आपका पूरा साथ देगी, क्योंकि मैं फिक्की की एमएसएमई कमेटी का चेयरमैन हूं, और फिक्की ज्यादातर सोलर में अगर हम देखें तो ज्यादातर कंपनियां एमएसएमई की हैं, लार्ज स्केल की तो गिनी चुनी होंगी, ज्यादातर एमएसएमई में है। तो इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो हमें समय से जागरूक होना पड़ेगा। और अभी ये जो मार्च 2020 से इन्होंने वापस 60% ड्यूटी लगाई है, उसको भी हटाने के लिए हमको स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और एक इस तरह का निर्णय करवाना पड़ेगा कि आगे से इस तरह का दोबारा ऐसा नहीं हो कि कैप्टिव पावर जनरेशन पे किसी तरह की कोई ड्यूटी लगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आरआरईसी ने अभी रिसेंटली 1 मेगावाट प्लांट पर 1 लाख रुपए पर मेगावाट का चार्ज उनको हर साल जमा कराना पड़ेगा। सर क्यों जमा कराना पड़ेगा? एक तरफ हम देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं, स्टेट को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, सोलर की इंडस्ट्री फास्ट मूविंग हो रही है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद ये 1 लाख रुपए पर मेगावाट का चार्ज लगाने का क्या मकसद है सरकार का? एज ए रिन्यूएबल एनर्जी फंड। बट देखिए, लेबर सेस जो लगता है हमारे ऊपर, वो लेबर सेस लेबर वेलफेयर में काम आता है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी फंड किस में काम आएगा? ये मेरा एक सवाल है सरकार से, कृपया वो स्पष्ट करे, अन्यथा इस फंड, इससे जो चार्ज है इसको खत्म करे। ये सब ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से कोई इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है लेकिन वो कर नहीं पाती। आप हर्डल्स पैदा कर रहे हैं इंडस्ट्री को ग्रो करने में, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं मानता हूं, जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। अगर फुल फ्लैश सोलर इंडस्ट्री चल पड़ी, अगर आपको स्टेट के जिलों के हर छत पे अगर सोलर प्लांट आपको देखना है, फैक्ट्री पे हर छत पे सोलर प्लांट देखना है, तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। देखिए, सोलर सेल बनाने वाले को, सोलर पैनल बनाने वाले को, इसका इंफ्रा बनाने वालों को,
इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें बनाने वाले को, आप सोचिए एक सोलर प्लांट से कितने लोगों को रोजगार मिलता है और कितने तरह की इंडस्ट्री चलती है। इसमें ब्लू कॉलर जॉब भी है, ग्रीन कॉलर जॉब भी है, व्हाइट कॉलर जॉब भी है, हर तरह की इसमें जॉब अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चलने देते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को, और इसमें कम से कम हर्डल पैदा करते हैं। ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सोलर पॉलिसी आपने जारी की, बहुत अच्छा है, लेकिन उन पॉलिसी के जो मेन फंडे हैं जो उनको आगे बढ़ाने में काम आएगा सोलर इंडस्ट्री को, उस पर पूरा ध्यान दीजिए और ये छोटी छोटी जो तकलीफें हैं इनको दूर कीजिए। तीसरी बात मैं ये चाहता हूं कि जो डिस्कॉम, हमेशा क्या होता है जी, हमारा जो डिस्कॉम है वो हमेशा घाटे में रहते हैं। मैं कहता हूं अगर आप बिजली की रेट 8 रुपए से 16 रुपए भी कर दें तो भी डिस्कॉम घाटे में रहेंगे, वो किसी भी तरह से फायदे में आने वाले नहीं। तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए, डिस्कॉम को फायदा पहुंचाने के लिए आप सोलर इंडस्ट्री को घाटे में डालना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये तो बहुत गलत चीज है। तो डिस्कॉम के लिए आप कुछ अलग पॉलिसी बनाइए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कीजिए कि ये डिस्कॉम कैसे घाटे से उभर के बाहर आ सके। क्योंकि हर आदमी क्या देखता है, सरकार अक्सर देखती है कि जो इंडस्ट्री है वो दूध देती हुई गाय है, जो भी टैक्स लगाना है इंडस्ट्री पे लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार होंगे, रोजगार, इंडस्ट्री चलेगी तो रेवेन्यू आएगा, इंडस्ट्री चलेगी तो आपके प्रदेश का नाम होगा। इसलिए इंडस्ट्री के लिए जो हर्डल्स हैं इनको दूर करना चाहिए आपको, और यही हर्डल्स मैं समझता हूं जो सोलर पावर इंडस्ट्री है उसमें भी इसी तरह की हर्डल्स हैं, इनको भी दूर करना चाहिए। तो मेरा तो यही सुझाव है कि इस तरह की जो भी हर्डल्स हैं, एक किसी भी इंडस्ट्री को स्मूथ चलाने के लिए, न सिर्फ सोलर, हर तरह की एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कागज पे ही नहीं, हकीकत में उतरना चाहिए धरातल पे, तभी हमारा प्रदेश सफल होगा। जैन साहब, आप, हम सभी एसोसिएशन, सरकारें सभी ग्रीन एनर्जी को लेकर बातचीत करते हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि इंडस्ट्री भी जागरूक हुई है, वो अपना प्लांट लगाना चाहती है सोलर को लेके। लेकिन क्या जब भी आरओआई को लेके बातचीत होती है तो शायद वो अपने कदम पीछे हटा लेती है। कितनी सफल हो पाएगी ये बात, और आरओआई कब तक इसमें हो जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर बिजनेसमैन सोचता है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट धरातल पे क्या होगा उसको नहीं देखते। आज से 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले तक इंडस्ट्री में सोलर प्लांट लगाने के ऊपर सब्सिडी मिला करती थी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने उस समय सोलर प्लांट लगाए हैं। सडनली एक दिन नोटिफिकेशन आता है कि इंडस्ट्री पे से सब्सिडी बंद कर दी गई। आप सोचिए, पावर का, एनर्जी का सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ पर है? इंडस्ट्री में है, और उसी की आपने सब्सिडी बंद कर दी। इसका बहुत बड़ा सेटबैक लगा था हमारे सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इंडस्ट्री से उनके पास बहुत बड़ी डिमांड्स थी। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार से कि जो इंडस्ट्री पे आपने सब्सिडी बंद की है उसको वापस चालू की जाए, ताकि हम जो एक बूम प्लान कर रहे हैं सोलर एनर्जी में, वो वापस से बूम आ सके और एक हम अपने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी फेवरेबल प्रदेश बना सके। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे यहाँ के एक संगठन ने इंडस्ट्रीज की ग्रीन रेटिंग शुरू करी है। तो ग्रीन रेटिंग आपको बेस्ट कब मिलेगी? जब मिलेगी जब आप ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री की सब्सिडी वापस चालू होनी चाहिए, तभी ये जो स्पीड हम चाहते हैं। आज आप डेनमार्क जाइए, वहाँ एक भी छत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सोलर नहीं लगा हुआ हो। जब फ्लाइट से आप उतरते हैं डेनमार्क में एयरपोर्ट पे, तब वहाँ पे पूरा का पूरा डेनमार्क ऐसा लगता है सोलर, छतों पे सोलर ही सोलर लगे हुए हैं। तब वो देश ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। इस तरह के रिवॉल्यूशन को प्लांट करने के लिए सभी क्षेत्र में लगने वाले प्लांट को सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को, तभी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ओवरऑल आपका कहना है कि सरकारें केवल ग्रीन एनर्जी को लेकर बातें नहीं करें, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बातें नहीं करें, धरातल पे आके भी काम करें। एग्जैक्टली यही कहना है। धन्यवाद जन साहब। अब इस वेबिनार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं, हमारे पास बंसल साहब अभी है नहीं, तो अभी मैं गुप्ता साहब के पास आ जाता हूँ। श्रीमान मनीष गुप्ता साहब, अनम्यूट कीजिए सर।
मनीष गुप्ता जी, जिस तरीके से जो सरकार का लक्ष्य है 2030 तक सोलर पावर को तो करीब 280 गीगावाट तक पहुंचाने का, 2022 तक भी जो पेरिस कन्वेंशन है उसको तो हमने इजीली अचीव कर लिया है। ये जो इतना एग्रेसिव 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक का जो एग्रेसिव लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? दूसरा, अभी आप राजस्थान में किस तरीके से ग्रोथ देख रहे हैं और सरकार को क्या करना चाहिए? श्रीमान मनीष गुप्ता। धन्यवाद सिंह साहब। बिजनेस रेमेडीज और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस वेबिनार के लिए जो आपने सोलर के लिए रखा। मैं थोड़ा इंटरनेट आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मनीष जी, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? मेजर चीज है, एक आप पावर जनरेशन की अचीवमेंट को लेना, मतलब पावर जनरेशन जो आपका कन्वेंशनल सिस्टम से होता है उसके लिए पावर जनरेशन के लिए आप सोलर या विंड या कोई भी रिन्यूएबल सोर्स लगाना। और द सेकंड वन इज जो मेजर थ्रस्ट है हमारे इंडिया का इस समय, दैट इज सोलर या विंड या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। दोनों चीजें टोटली डिफरेंट हैं। पावर जनरेशन करना और उसको ग्रिड में देना या उससे बिजली बनाना इज ए टोटली डिफरेंट मैटर। वो एक बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस क्षेत्र है। और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें मैं आता हूँ, जिसमें सोलर की हम बात करते हैं, जिसमें सोलर पैनल हो गए, सोलर इन्वर्टर्स हो गए और इससे जुड़ी हुई जो तमाम एसेसरीज हैं जो कि एक सोलर प्लांट को लगाने के लिए चाहिए। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जैन साहब कई सारे मौकों पे हम लोग साथ होते हैं, हमारे सारे बंसल जी वगैरह सभी लोग साथ हैं। आज राजस्थान स्टेट भले ही इस बात पे पीठ ठोक दे कि हम रेडिएशन में सबसे आगे हैं, इंस्टॉलेशन में सबसे आगे हैं, लेकिन इस हकीकत को हम सब लोग जानते हैं कि इस तरह के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन या बड़े ग्रिड टाई, जिसको ग्रिड टाई कनेक्टेड बड़े प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उससे हमारे प्रदेश में कोई भी रोजगार पैदा नहीं होता है। ये आपको मैं बता दूं, हमारे प्रदेश में किसी तरह का आज अगर कोई बड़ी कंपनी रिन्यू पावर जैसी कंपनी कहीं राजस्थान के किसी कोने में 500 मेगावाट का प्लांट लगाती है तो आपका रोजगार सिर्फ जब तक का है, वो भी गिना चुना रोजगार होता है जब तक उसको प्लांट लगाना होता है, जिस सिर्फ इंस्टॉलेशन करना होता है। और वो इंस्टॉलेशन का टाइम 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर होता है। और उसमें भी राजस्थान को बहुत कम पार्ट मिलता है क्योंकि वो नेशनल लेवल के पूरे टेंडर्स होते हैं। उसमें मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी पूरे देश से इकट्ठी होती है। और एक बार वो सोलर पावर प्लांट चार्ज हो जाता है, ग्रिड को बिजली देना शुरू कर देता है, उसके बाद इतने बड़े सोलर पावर प्लांट में गिने चुने लोग होते हैं जो कि वहां पे रोजगार के नाम पे रहते हैं, कोई रोजगार पैदा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देते हैं तो एक अगर हमारी जैसी फैक्ट्री जो कि हम लोग राजस्थान में इस समय लगभग 200 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम 200 लोगों को तो पूरे साल भर डायरेक्ट आपको रोजगार देते हैं और 500 से ज्यादा लोग इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। आज इंडिया के अंदर लगभग 15 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है पूरे देश के अंदर, और उसमें से हार्डली 250 मेगावाट हमारे प्रदेश में नहीं है। और जबकि हम बात करते हैं कि राजस्थान नंबर 1 है सोलर में या सोलर इंसुलेशन में, सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन में, मतलब पूरे देश की 2% मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रदेश के अंदर नहीं होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान सरकार की किसी भी तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इको फ्रेंडली या रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेंडली कोई भी पॉलिसी नहीं। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर, या हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सोलर पैनल पे तो खैर आज भी प्रॉब्लम है कि सोलर पैनल बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होता है, क्योंकि सोलर पैनल पे किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं है, या ड्यूटी है तो बहुत कम मात्रा में है। हम दूसरी तरफ बात करते हैं विंड की। विंड पे भारत सरकार ने विंड इक्विपमेंट इंपोर्ट पे 2015 उससे पहले ही एंटी डंपिंग ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है 50-50, 60-60%। तो आज विंड के इक्विपमेंट की इतनी जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में है कि हमारा देश एक्सपोर्ट करता है। सुजलॉन और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज विंड के बड़े बड़े विंड टर्बाइन और विंड पावर प्लांट इंडिया में बनाती हैं और दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करती हैं।
लेकिन सोलर में उल्टा है। सोलर में रिन्यूएबल सेक्टर का विंड के बाद या विंड के साथ सबसे बड़ा सेक्टर है सोलर, और आज सोलर का 80% सोलर इंपोर्ट होता है हमारे देश के अंदर। और हमारा पड़ोसी राज्य है गुजरात, आज पूरे देश की लगभग 55% मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के अंदर है सोलर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बगल के जो गुजरात स्टेट है वहां की सरकारें मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे इंसेंटिव भी देती है और लोगों को अपने यहाँ बिजनेस इंस्टॉल करने के लिए बुलाती है। आप ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग आपका अल्टीमेट रोजगार का साधन है, ना कि एक प्लांट लगाना। आज आपके घर पे भी अगर कोई 10 किलोवाट का प्लांट लगाया तो उसमें क्या रोजगार होता है पता है? आएगा वो एक बार को प्लांट लगा के 4 लड़के आएंगे, लगा के चले जाएंगे, उसके बाद तो सूरज की रोशनी से अपने आप बिजली बन रही है। प्लस इसके अलावा एक ये मैटर हो गया, हमारे पास सरकार के पास कोई पॉलिसी आई थिंक अगेन नेटवर्क इशू है। देरवदन सर, मैं आपसे पार्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सारा की सारा जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो सब सेंटर के स्कीम्स और सेंटर की स्कीम्स का पार्ट है। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो देरवदन सर, अनम्यूट। सर आपने जैसे इक्विपमेंट की बात की, तो अभी उस इक्विपमेंट में जैसे अभी कुसुम योजना आई, तो जिसमें सोलर पंप को लेके काफी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, तो इस क्षेत्र में भी राजस्थान में कुछ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? एक सिंगल कंपनी नहीं है पंप मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान के अंदर, सारी की सारी सब बाहर से पंप जो भी है कंपनियां मेजोरिटी में गुजरात में है। कुसुम क्या किया जा योजना सकता है सर? कंपनियां, उद्यमी तो खुद ही संभावनाएं देख के इंडस्ट्रियां लगाते हैं, सरकार क्या कर सकती है? सरकार से, जैसे कि हमने कहा था कि सरकार को चाहिए क्लस्टर सोलर के लिए बनाए, जैसे दूसरे स्टेट्स वाले बना रहे हैं, स्पेशली गुजरात। यहाँ पे आप एक कंबाइंड क्लस्टर में एक जगह दे सकते हैं उनको, जिसमें कि सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी रिवर्स चेन आ सकती है। आज अगर हम जैसे सोलर पैनल बनाते हैं, तो सोलर पैनल जब हम बनाते हैं तो लगभग 13 तरह के हमें मिनिमम एक रॉ मटेरियल चाहिए रहते हैं जो सोलर पैनल बनाने में काम में आते हैं। आज अगर सरकार किसी भी तरीके से एक सस्ती दर पे जमीन प्रोवाइड कराए अपने स्टेट में आने के लिए, आप उनको इंटरनेट यस, नेट प्रॉब्लम। मनीष जी क्या सुन? इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। मनीष जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप खुद भी एक जुझारू बिजनेसमैन है सर, और इंसुलेशन ग्रुप ने आपके नेतृत्व में बहुत अलग क्वालिटी के दम पे एक बहुत अलग नाम कमाया है इंडस्ट्री में। आज भी जब आपका खुद का भी सभी बिजनेसमैन से रेगुलर टच रहता है और मिलना रहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि सर आज भी इंडस्ट्री में सोलर को लेके क्या जागरूकता उतनी है जितनी होनी चाहिए, और अगर है तो फिर प्लांट क्यों नहीं लग पा रहे? नहीं, आज की डेट में जागरूकता पूरी चीज बहुत है। लगभग हम चाहे इंडस्ट्री की बात करें, कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें या रेजिडेंशियल में बात करें, लोगों में बहुत जागरूकता है। पहले के मुकाबले लोगों ने काफी बड़े पैमाने पे प्लांट लगाए भी हैं। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में पिछले सालों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ ईज ऑफ बिजनेस का अगर राजस्थान सरकार सपोर्ट करे तो ये मैटर और बड़े लेवल पे डेवलप हो सकता है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। हरियाणा सरकार ने अभी एक टेंडर निकाला जिसमें उन्होंने घरों के ऊपर 2 सोलर पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर सब्सिडाइज रेट पे लोगों को दिए। उन लोगों को दिए जिनके घर में, जैसे कि आपके घर में भी होता है ना, जैसे आपके पास एक 500 VA का इन्वर्टर और एक बैटरी लगा रखी है, जैसे लाइट चली जाती है तो आपके पास उस इन्वर्टर और बैटरी से आप घर पर टीवी, पंखे या वो चला लेते हैं। तो उसको सोलर से कनेक्ट करने के लिए एक घर को 2 सोलर पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर सब्सिडी रेट पे राजस्थान, हरियाणा सरकार ने दिए। छोटी सी मूवमेंट है, लेकिन 50,000 घरों के लिए उन्होंने वो टेंडर निकाला। प्लस
जब हरियाणा सरकार या हमारे कोई भी आसपास की स्टेट की सरकार निकालती है, उसके लिए हम कई बार बात कर चुके हैं, जैन साहब को भी पता है। हर स्टेट जब कोई अपने खुद के स्टेट के टेंडर निकालती है तो लोकल एमएसएमई और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए उस टेंडर में एक मिनिमम कैपेसिटी स्टेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिजर्व करती है। हमारी राजस्थान सरकार में कोई भी रिजर्वेशन इस तरह का वो लोग सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। इतनी बार उनको बोला है सर, इससे लोकल का इतना अच्छा इकोसिस्टम आपका डेवलप होगा, और हम आपसे कोई प्राइस तो कम मांग ही नहीं रहे, प्राइस तो जो L1 है वही दोगे आप, लेकिन उसमें एक टेंडर के अंदर आप लोकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए आप मिनिमम कैपेसिटी डालें। आप देखिए 2 साल के अंदर ये कितनी जबरदस्त तरीके से आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लस हो सकती है। हरियाणा रेगुलर, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इन अधिकारियों की कहानी नहीं है। हरियाणा, मैं आपको स्टेट बताता हूँ जो रेगुलर हरियाणा करती है इस तरह का टेंडर में अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिजर्वेशन देती है। गुजरात करती है, कर्नाटका देती है, महाराष्ट्र देती है, MP देती है, और कई सारी, और ये हमारी परचेज पॉलिसी में राजस्थान की 2012 की परचेज पॉलिसी, उसमें क्लियर लिखा है कि आप टेंडर में कैपेसिटी को अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और जैन साहब बहुत सारी एसोसिएशन से जुड़े, उनको पता होगा कि इस तरह का पूरा पॉलिसी में, लेकिन कोई उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कराना चाहता। अगर आप नहीं सर, इसमें एक मिनट सर, इसमें MSME को परचेज प्रेफरेंस 15% और प्राइस प्रेफरेंस 15% प्लस EMD उन्हें नहीं जमा करानी पड़ेगी। ये 3 चीजें ऑलरेडी पॉलिसी में है, लेकिन और इसको मेरे ख्याल से राजस्थान गवर्नमेंट, सोलर का मैं नहीं कह सकता, पर बाकी परचेज में वो फॉलो तो करते हैं, सोलर में नहीं करते सर। तो सोलर में नहीं करते तो आप एसोसिएशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करो उनको। सर, हमें भी आप चिट्ठी लिख के, तो हम भी लिखते हैं उनको सोलर में कि भाई जब बाकी उद्योगों में करते हैं तो सोलर में क्यों नहीं करते, करना चाहिए। इवन मैं बताता हूँ सर आपको रिसेंटली का किस्सा, जो RREC का जो भी रिसेंटली टेंडर हुआ था रूफटॉप का, यादव जी भी हैं, बंसल साहब भी हैं, इसमें इन्होंने एक कंडीशन डाली थी कि जो भी टेंडरी होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस हमारे गुजरात, यूपी और स्टेट जो किया, उन्होंने कंडीशन ये डाली थी अपने टेंडर में कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस आपका अपने स्टेट में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। मींस गुजरात का टेंडर तो गुजरात में रजिस्टर्ड होगा, कर्नाटका का है तो कर्नाटका में होगा, हरियाणा का तो हरियाणा में होगा, राजस्थान का टेंडर आया उसमें उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया को ओपन कर दिया, आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो, हमारे यहाँ कम कर जाओ। और उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, उसके लिए मैंने सर खुद रिप्रेजेंटेशन दिए, नीमा से भी दिए, RSA से भी दिए, और शायद रियर से भी गया होगा उसमें रिप्रेजेंटेशन। उसमें काफी कहा था कि सर दूसरे स्टेट करते हैं तो आपको करने में दिक्कत क्या है। उन्होंने किसी ने उसको किया ही नहीं सर। ये एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं सर, ये रिप्रेजेंटेशन किसको दिए थे अपन? सर हम तो संबंधित डिपार्टमेंट को ही देंगे, और किसको देंगे सर? बस यही हम गलती कर जाते हैं थोड़ी सी। ये रिप्रेजेंटेशन आप सबसे पहले उद्योग मंत्री जी को दीजिए, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता उद्योग मंत्री जी हैं, उनको दीजिए, वहां से नीचे आने दीजिए, तब स्पीड बढ़ेगी उसकी। आगे से थोड़ा सा ये आप ध्यान रखें, पहला रिप्रेजेंटेशन उद्योग मंत्री जी को जाए, दूसरा उद्योग सचिव को जाए, बाकी जो डिपार्टमेंट का है उनको तो कॉपी जानी चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं सर। जैन साहब, मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि शायद उद्योग मंत्री तक तो आपने पहुंचा दी होगी, क्योंकि आप ही ने अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को एक व्हाट्सएप किया, हाहाकार ये उल्टी खोपड़ी की सरकार है। हाँ, ये तो अभी 4 दिन पहले की बात है सर, ये तो पहुंचा दी हमने उनके पास। थैंक यू सर। आगे बढ़ाते हैं सर इस वेबिनार को। गुप्ता जी, अब हम श्रीमान यादव जी के पास जाते हैं, अजय यादव जी के पास, उनसे भी उनका पक्ष लेते हैं। श्रीमान अजय यादव जी, स्वागत है आपका वेबिनार में। सर, जिस तरीके से जो भी पॉलिसी मैटर है, रियल से जुड़ा हुआ मामला है, अभी जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर घरेलू, एक सेकंड धीरेवर्धन सर, अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। अजय जी, शायद आप जहाँ कहीं भी अभी हैं, वहां से कल आवाजें काफी आ रही है वहां से। नहीं, आप बोलिए। हाँ, अच्छा, कई वर्क चल रहा होगा। ओके सर, जानना मैं चाहता हूँ कि किस तरीके की पॉलिसी के अंदर जो छतों पर लगाने का वो किया है, 45 मेगावाट का जो लक्ष्य, क्या और पॉलिसी में होना चाहिए था? अगर इसकी को नहीं जोड़ा गया तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, और दूसरा पॉलिसी में आपके क्या विचार है? धीरेवर्धन सर, अजय सर,
आप हैं एक्चुअली वॉइस इतनी ज्यादा है, बैकग्राउंड वॉइस इतनी ज्यादा है कि हम लोग ना आपसे बात कर पा रहे हैं ना आप तक हमारी आवाज आ पाएगी, नहीं हमारे जो श्रोता है वो सुन पाएंगे। तो धैर्यवर्धन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सुनील बंसल जी के पास अपन चलते हैं, तब तक शायद कुछ वॉइस प्रॉब्लम जो आ रही है वो दूर हो जाए। सुनील बंसल साहब, आपका स्वागत है वेबिनार में। सर, अभी जो पॉलिसी आई है, मार्च में जो पॉलिसी आई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसमें इंडस्ट्री को जो नहीं जोड़ा गया, जो फैक्ट्रीज की छतों को नहीं जोड़ा गया, क्या वो उसमें होना चाहिए था? और किस तरह के जो पॉलिसी मैटर राजस्थान के सोलर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी आनी चाहिए, उस पर आपसे विचार जाना चाहेंगे श्रीमान सुनील बंसल साहब। सर एक्चुअली ये इको हो रहा है, कहीं पर दो इंस्ट्रूमेंट से ज्वाइन कर रखा है किसी ने, उसकी वजह से इको हो रहा है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट पास पास रखे हुए। ये सिंह साहब और पुनीत जी आप आसपास बैठे हैं क्या सर? हाँ, वो इको ही है कहीं ना। हेलो, बंसल जी का भी इको आ रहा है। हेलो, हाँ, आ रही आ रही है, आवाज? बोले सर। जी। हाँ हेलो, हाँ सर, आ रही है सर आपको? आपको नहीं होगा, मैंने सिस्टम और मोबाइल दोनों चला रखे थे, मैंने सिस्टम हाँ। बंद कर दिया। हाँ न, धैर्यवर्धन जी, आप पूछ रहे थे मार्च में जो पॉलिसी आई है उसके बारे में। जी। मार्च में जो आप नेट मीटरिंग की पॉलिसी की बात कर रहे होंगे, जो रिवाइज गाइडलाइंस आई है उसके बारे में बात करना चाह रहे होंगे ना? हाँ सर, उसमें जो एक जो बढ़ावा देने के लिए घरों पे छतों पे जो ये कार्य है कि भाई अब राजस्थान की हर छत पे सोलर वो होंगे, लेकिन उसमें एक इंडस्ट्री को नहीं लिया गया था। उस पे आपने क्या मानते हैं, कितना कारगर है वो पॉलिसी और कितना फायदा देगी इंडस्ट्री? सर, उस पॉलिसी में उसके बाद फर्दर रिवीजन हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो गया, और अभी स्टेट के अंदर हम इंडस्ट्रीज पे भी लगा पा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और उम्मीद है कि हमें 500 किलोवाट के आसपास का ब्रैकेट मिल जाएगा कि हम 500 किलोवाट तक रूफ पे लगा पाएंगे। वो हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, नीमा का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रयास रहा, जैन साहब का तो एक फादर फिगर रहा उसके अंदर, और अजय जी और हम लोगों ने सब में उसके अंदर प्रयास किया। तो फाइनली सरकार राजी हो गई। बड़ा लंबा संघर्ष चला उसमें कि आपको उसको जो नया एक्ट वो लेके आए थे उसको सस्पेंड कर दिया, और फिर मार्च के अंदर जो आप कह रहे हो वो एक एमओपी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आया था। अब उसके अंदर कैपेसिटी डिसाइड होनी कि क्या 500 किलोवाट होगा कि 400 होगा कि 300 होगा, वो होना है। बाकी राजस्थान की या राजस्थान की बोलूंगा स्पेशली, बाकी स्टेट्स क्या करते हैं, सोलर रूफटॉप इंडस्ट्री किल नहीं होगी, अब वो सरवाइव करेगी और बहुत तेजी से दौड़ रही है और बहुत तेजी से दौड़ेगी। ये जो हर्डल्स हमारे सामने आती है ना, उससे डबल जोश आ जाता है इंडस्ट्री में। अगर हम अब ग्रोथ रेट देखेंगे ना, क्या होता है, बड़ा एक फ्लो में चलता रहता है सब कुछ, तो सबको लगता है कुछ खास नहीं है। सारी इंडस्ट्री एक हो गई इस दिक्कत के बाद में, इस समस्या के बाद में, इस हर्डल के बाद में, और ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो गई। तो इसमें मेरा यही कहना है, रूफटॉप इंडस्ट्री सरकार के प्रमोशन के बगैर भी आगे चल लेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। सरकार अब प्रमोशनल मोड में नहीं है रूफटॉप के लिए, रूफटॉप सोलर के लिए। सरकार अब उसी तरह से ट्रीट कर रही है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ट्रीट करती है। हम उसके लिए तैयार भी हैं। अब हमें पता है हमें रोज लड़ना है सरकार से पॉलिसीज के लिए। अब हमारी जितनी भी चीजें आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मैटर ले लीजिए आप, पिछले दिनों हम लोगों ने लॉकडाउन 3 महीने के अंदर एक्सटेंशन कराने के लिए लड़ाई लड़ी, तो सरकार को सारे फैक्ट्स देने पड़े कि नहीं, जबकि फैक्ट्स सब सामने थे उनके, फिर भी बताना पड़ा नए चेयरमैन को, रेगुलेटरी चेयरमैन को कि नहीं ये फैक्ट्स आप समझो समझो समझो। सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई उनसे, फाइनली दे हैव एग्रीड। तो एक जनरल लड़ाई हमारी है इंडस्ट्री की। अब सोलर एक कमोडिटी नहीं रहा, कमोडिटी बन गया है, कोई कंसेप्ट नहीं रहा है। सोलर की ग्रोथ जो राजस्थान में है वो इनविटेबल है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। सोलर चलता ही रहेगा। जो शुरू में अड़चने आ रही थी वो अड़चने अब हमारे लिए 2 गुना 3 गुना होती जा रही है, और नए नए एंटरप्रेनर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं।
इसलिए सोलर रुकेगा नहीं। आज हमारा 300 वोट पीक के मॉडल की बजाय हम 550-600 वोट पीक का मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जो छत पे अनवाइबल था प्रोजेक्ट लगना, आज हम उस पे भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो एक नया बिजनेस वॉल्यूम और क्रिएट हो गया मार्केट में। सर रेटें जो मिल रही है दूसरे बिजनेसेस में, आप जो डेवलप करते हैं उसकी रेटें आप तय करते हैं कि मुझे किस रेट पे बेचना है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उससे ज्यादा आपको रेटें नहीं मिल पाती है। ये एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ एक जानकारी आई थी कि 2 रुपए 88 पैसे या कुछ थी, फिर कम हुई, फिर ज्यादा, ऐसा कुछ था। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आपकी इसकी जो रेटों पे जो सरकार का कंट्रोल है, कि जब भी जैसे हमने चीनी उद्योग को देखा, तो जब भी सरकार किसी चीज पे जो प्राइस कंट्रोल करती है तो वो इंडस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से आगे नहीं ग्रो कर पाती है। इस बारे में क्या मानना है? सिंह साहब, मैं आपकी बात से एकदम एग्री करता हूं। सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होगी जब सरकार के तंत्र से ये बाहर निकल जाएगा। हम लोग सब्सिडी नहीं चाहिए हम लोगों को। रेजिडेंशियल पे जो सब्सिडी आ रही है वो मेजरली इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं कर रहा, फिर भी सरकार दे रही है। सब्सिडी के कारण सोलर रेजिडेंशियल सेक्टर की ग्रोथ रुकी हुई है। और रही बात टैरिफ के बारे में जो आप बात करना चाह रहे हैं, 2 रुपए 88 पैसे का या 2 रुपए 42 पैसे का या 2 रुपए का, वो टैरिफ सब सोलर की कंपनीज ही डिसाइड करती है। सरकार केवल एक बेंचमार्क कॉस्ट बताती है। वो बेंचमार्क कॉस्ट भी पुरानी बिड्स का एक एवरेज आउट होता है। मेरी नॉलेज में सरकार ने ऐसा कोई टैरिफ डिसाइड नहीं किया है। हर कोई स्कीम आती है, स्कीम के लिए डिसाइड करती है। जैसे कुसुम योजना आई, तो कुसुम योजना के लिए सरकार ने, रेगुलेटर एक बॉडी है, एक जुडिशियल बॉडी है, वो डिसाइड करता है, जहां सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, हमने 360 मांगा था, 340 मांगा था, डिस्कॉम बोल रही थी हम 250 देंगे। फाइनली रेगुलेटर ने 314 का टैरिफ दिया कुसुम योजना के लिए। और वो राजस्थान की समस्या नहीं है, वो पूरे कंट्री की समस्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा सन साइनिंग इंडस्ट्री है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, नई नई टेक्नोलॉजी है, हर आदमी नई चीज सामने लेके आ जाता है। ऑल ऑफ सडन एकदम से टैरिफ कम आ जाता है किसी स्टेट्स में, तो रेगुलेटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या टैरिफ दूं। सुनील जी सर, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आप तक वापस पहुंचते हैं। उससे पहले अजय सर का रिमार्क ले लें एक बार इंडस्ट्री पे, फिर हमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी अजय यादव जानना चाहेंगे आपसे कि राजस्थान में किस तरीके से सोलर इंडस्ट्री बढ़ सकती है। और आपकी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है। आपको सेकंड मोबाइल आपका बंद करना पड़ेगा। बंद है या फिर कोई अदर लैपटॉप कोई चल रहा होगा तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। मैं ईयरफोन कनेक्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, जानना चाहिए, एक सेकंड दे रहे हो। इसके अलावा कोई और भी ज्वाइन है आपका? कोई और लैपटॉप से? हाँ जी, अब आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। चलिए पूछिए, हाँ पूछिए। थोड़ा सा एक आपकी जो एसोसिएशन है, रियर जो एसोसिएशन है, थोड़ी सी उसकी बता दीजिए, थोड़ी सी क्या कर रही है अभी आपकी एसोसिएशन, और राजस्थान में इस सोलर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या आपका इसमें विचार है? देखिए, हमारी एसोसिएशन तो वैसे तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे जो भी सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड या रिन्यूएबल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी, कुछ भी गाइडलाइन कुछ भी आती है, उसको हम स्टडी करते हैं। क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमारे क्या व्यूज होने चाहिए, क्या कमेंट्स होने चाहिए, वो सारे हम काम करते हैं। उसके अलावा कस्टमर एजुकेशन, ईपीसी, इन सब के लिए हम लोग काम करते हैं। बट मेनली अगर हम अभी फोकस देखें तो हमारा जो रूफ टॉप ईपीसी प्लेयर्स हैं उनके साथ, वो हमारे मेंबर्स हैं और उनके लिए हम लोग काम करते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है आज की डेट में। जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक अच्छा रोजगार देती है लंबे समय के लिए। 200 लोग जैसे वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, वहां पे मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
और ये भी मानता हूं कि जहां पे यूटिलिटी स्केल के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो कोई बड़ी कंपनी जो कि गुड़गांव में बैठी है, यूएस यूके में रजिस्टर्ड है, वो जब प्रोजेक्ट लेती है, ये यूटिलिटी स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कॉन्ट्रैक्टर अपने उसी लेवल के हायर करती है, वो लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, और वहां पे राजस्थान पे कहीं कुछ लेबर को भले ही कुछ काम मिल जाए, बाकी किसी को काम नहीं मिलता है। लेकिन जब हम रूफटॉप की बात करते हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल कमर्शियल, तो वहां पे बहुत बड़ा रोल है ईपीसी प्लेयर्स का, जो कि जैसे हमारे जो रिवर के जो मेंबर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है रोजगार देने में, क्योंकि वही लोग, चाहे आप जो 45 मेगावाट की सब्सिडी स्कीम की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल जहां कहीं भी बात कर रहे हैं, वो राजस्थान बेस्ड ही हैं और वो अच्छा रोजगार देते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। ये तो मैंने एसोसिएशन के बारे में बताया। अब मैं अगर पॉलिसी की बात करूं, देखिए हमारा आज का टॉपिक ये था कि बहुत सारी संभावनाएं हैं सोलर में, लेकिन क्या सरकार का सपोर्ट है हमारे साथ? तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि संभावनाएं सभी को पता है, हमने भी कई बार बताया सरकार को, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लेके, जैसे हम लोग C&I सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो हमने सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे कि देखिए इससे अभी तक जो भी ग्रोथ हुई है रूफटॉप में, वो 70% C&I में हुई है, और उसी को बंद किया गया था जब 10 किलोवाट का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया नेट मीटरिंग में। तो ये सारे पॉइंट्स हम रखते रहते हैं, लेकिन इसकी अगर हम तह तक जाएं कि क्या सपोर्ट है सरकार का या नहीं है, तो इसको हम अगर इसकी तह तक जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि एक तो तंत्र होता है जो काम करता है, इंजीनियर से लेके IAS ऑफिसर तक, जो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और एक होती है सरकार। सरकार बदलती रहती है, सरकार के वादे उस तरह से होते हैं जैसे कि हम जब अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करते हैं कि मैं चांद तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, अल्टीमेटली उसको पता है, दोनों को पता है कि चांद नहीं तोड़ के लाएंगे। हमारी जब शादी हो जाएगी तो हम चांद नहीं, हम बात करेंगे कि यार हमें रेफ्रिजरेटर कौन से कलर का लेना है, हमें जो है हम छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है हम अच्छा 2 BHK नहीं 3 BHK लेंगे, ये तो हो गया प्रैक्टिकल बात। और वादे हम करते हैं चांद तोड़ने के, जैसे मैं एक चांद की बात करूं कि भाई हम जो है ना 100 गीगावाट कर देंगे, हमने उसको ये नहीं देखा कि 2015 से 2021 6 सालें हो गई है, वो सिर्फ 40 गीगावाट हुआ है। वो फैक्ट हमने इग्नोर किया और हमने कहा कि नहीं भाई अब तो हम जो है 450 गीगावाट करेंगे 2030 तक। तो ये चांद तोड़ने के वादे हैं। देखिए पॉलिसी भी उन्हीं वादों पे बनती है। जो तंत्र है नीचे का, जो असली में काम कर सकता है, जिसको फैक्ट पता है, जिसको पता है कि वाकई में क्या फायदा, किसके लिए नुकसान है या नहीं है, वो नहीं करता है। वो जो ऊपर का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो वो बोलेगी, वो उसी हिसाब से लिखा जाएगा और अल्टीमेटली उसे उसी पे काम करना पड़ेगा। वो न रियलिटी है, न चांद टूटेगा, न कुछ नहीं होगा। 100 गीगावाट हमने किया नहीं, हमने सिर्फ 40 किया है, ठीक है। उस चीज को हमने इग्नोर कर दिया कि 2022 आने वाली है, सिर्फ 40% टारगेट हुआ है। और उसमें भी अगर मैं जाऊं उस 40 में, यानी कि 100 गीगावाट में 40% जो है वो रूफटॉप का था, लेकिन रूफटॉप में सिर्फ 4 गीगावाट हुआ, यानी कि 10%। वहां पे भी हम साथ में नहीं चल रहे हैं कि भाई 40 का 16 गीगावाट तो होना चाहिए था। हम उन सारे फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। जैसे कि जयंत साहब ने कहा कि पॉलिसी, ये सारी चीजें AC रूम में बैठ के बनती हैं। चाहे हम बेंचमार्क कॉस्ट को लेके बात करें, वो क्या करते हैं, एक डेटा उठाते हैं, सब्सिडी स्कीम की बात करने, वो डेटा उठाते हैं, लास्ट बिडिंग क्या हुई उसका एवरेज निकाल के बेंचमार्क कॉस्ट सबके माथे मर देते हैं कि ये बेंचमार्क कॉस्ट है। वो कभी ये नहीं चेक करते हैं कि जो पुराने टेंडर्स हुए हैं, आप यूपी को ले लीजिए, आप पंजाब को ले लीजिए, इवन राजस्थान को ले लीजिए, क्या रहा, क्या लोगों ने काम किया, नहीं किया। इसका मतलब वो बेंचमार्क कॉस्ट किसी कुछ जो बिडर्स है जो L1 आ गए उनकी गलती से हुई, लेकिन वो मार्केट की कॉस्ट नहीं और वो फीजिबल नहीं है। ना उनको रेट का वो ध्यान देते हैं, ना ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। मैं अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात करूं तो एक ये होता है कि हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें किसी को भी। भाई एक होता है कि मैं अपने बच्चे को चाहता हूं कि वो जाए, बाहर निकले और बीमार नहीं पड़े, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा रहे, मैं उसको क्या बोलते हैं पीडियाश्योर पिलाऊंगा, इस तरह की चीजें करूंगा। ना कि मैं उसको बचाता फिरूंगा हर जगह से, मैं हर जगह उसके साथ रहूंगा, मैं उसके चारों तरफ मच्छरदानी लेके घूमूंगा कि उसे एक मच्छर भी नहीं काट ले। समझिए ये क्या होता है, हम जबरदस्ती थोपते हैं, आप DCR लगाइए,
आप राजस्थान के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का ही मॉड्यूल लगाइए। ये सब चीजें एक हद तक ठीक है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अल्टीमेटली वो जाता है कंज्यूमर पर, वो चाहता है कि मैं एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास मॉड्यूल लगाऊं, मैं माइक्रो इन्वर्टर लगाऊं। आप कहते हो कि नहीं, आप तो भाई साहब यही लगाओगे, आप टेक्नोलॉजी को भी बाइंड करते हो। अब बात इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी सरकार का सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो वादे गर्लफ्रेंड वाले होते हैं, पॉलिसी में वो चीज लिखी होती है, वो उसका मनसा ही नहीं होती है वो चीज करने की। देखिए, क्लैरिटी से ही काम होता है। 2018 में तो जीएसटी की क्लैरिटी नहीं आ पाई थी सरकार को कि जीएसटी कितना लगना चाहिए। तो जब उसी चीज की क्लैरिटी नहीं, उस पर काम होगा तो क्लैरिटी आएगी। हमें कितने तक नेट मीटरिंग करनी है, क्या करनी है। अभी आप बोलते हो नेट मीटरिंग को बढ़ावा देना है, दुनिया भर की सारी एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, सबने रिसर्च करके बता दिया कि भाई साहब सबसे अच्छी जो पॉलिसी है वो नेट मीटरिंग है, जिससे कि बढ़ावा मिल रहा है रूफटॉप को, और आप उसी को बंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा अचानक कि यार ये तो मेरा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, या जो भी है वो हमेशा सरकार का रहता है। डिस्काउंट को घाटा आपने रीजन दे दिया, तो क्या इसकी स्टडी पहले से नहीं करी गई थी? 2 साल से कोरोना चल रहा है, ऐसा क्या हो गया अचानक कि एकदम से डिस्काउंट को घाटा होने लग गया? ये सब पॉलिसीज और इसके बहानेबाजी, मतलब आप देखिए, अभी भी जब आप बीसीडी लगा दो, आप सेफ गार्ड लगा दो, क्या उससे बढ़ावा मिलेगा? आप कितना भी कुछ भी लगा दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 10 साल तक राजस्थान में एक भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चर नहीं आएगा। अभी भी नहीं है, गुजरात में है। गुजरात में कई सारे लोग इन्वर्टर बनाते हैं, पंप बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो वो पॉलिसी सिर्फ लिखने की बात है। मैं अभी रिसेंट पॉलिसी की बात करूं, सरकार अपनी खुद की पॉलिसी को नहीं मानती है। 2 जुलाई को साहब ने कहा, मतलब जिसको कि बहुत ज्यादा पेपर में छपा कि भाई मैं जो है वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता हूं राजस्थान को, इसके लिए हम लोग बहुत सारे काम करें, और उन्होंने उस पॉलिसी का ही हवाला दिया कि इसके लिए हमने राजस्थान में पूरी पॉलिसी बनाई थी 2019 में। हमने उनसे पूछा, चिट्ठी लिखी कि भाई कि इस पॉलिसी को 20 महीने से ऊपर हो गए, पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है क्या? उस पॉलिसी का उल्टा काम हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 4 या 5 तरह के पावर प्लांट पे नहीं लगेगी 7 साल तक, और आपने उस पर ड्यूटी लगाई है। पिछले साल 1 अप्रैल 2020 से आप उसे एरियर भी वसूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ सोचता है, वो पॉलिसी को पढ़ते देखते नहीं है। उनको पता है कि ये तो नेताजी ने यहाँ पे बोल दिया है और जनता ने सुन लिया है और बहुत अच्छी बात है। मैं इसका सीधा आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। देखिए, मैं एक इम्पोर्टर भी हूँ, मैं इन्वर्टर इम्पोर्ट करता हूँ। आर.के. जैन साहब जो कि अपने पावर मिनिस्टर है, उन्होंने सिर्फ वर्बली बोला। देखिए, जनता को बोलने के लिए कुछ भी होता है, वर्बल। गर्लफ्रेंड को मैं लिख के नहीं देता हूँ कि मैं चांद लाऊंगा, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, वो मान लेती है। तो उन्होंने बोला कि हम चाइना से सब कुछ बैन कर देंगे। चाइना से कुछ भी बैन नहीं हुआ, उन्होंने वो चीज रिटर्न में कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसको कान में ये बात पड़ गई और वो हमें टॉर्चर करने लग गया। हम लोग इम्पोर्टर है केवाटेक के, चाइना की कंपनी है, और सिर्फ वो अपना घूस लेते हैं, कुछ करते हैं इसी उससे कि आपका चाइना का इन्वर्टर है, वो कहीं पे बैन नहीं, हर तरह से अप्रूव्ड है, BIS में उसको सहूलियत मिली है, सब कुछ है। तो ये सारी पॉलिसी कि आप जो है इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो, DCR लगाओ, बेंचमार्क कॉस्टिंग, कोई भी पॉलिसी क्लियर नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी पाथवे नहीं है। हम एक छोटे से इंटरव्यू में जाते हैं तो वो पूछता कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। वो बाद में ये भी पूछता है कि आपका पाथवे क्या रहेगा, कैसे कैसे आप वहां तक पहुंचोगे। अगर आप ये सरकार से पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे। और आपको छोटा एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, मैं आपको AC रूम की बात बताता हूँ। देखिए, हम लोग EPC प्लेयर है, हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं सब्सिडी स्कीम में। MD साहब के ऑफिस में, MD JVBL के ऑफिस में टीए हैं उनकी सिस्टर के यहाँ हमने प्रोजेक्ट लगाया। उन्होंने हमें बुलाया कि आप प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो, आप काम सही नहीं कर रहे हो। हमने बोला सर प्रोजेक्ट पूरा लगा हुआ है, आपका जो भी डिस्काउंट का है वो डिले हो रहा है। उन्होंने नहीं माना। मैंने कहा फोटो मंगा लो, इन्वर्टर सब कुछ लग गया, अर्थिंग वायर सब कुछ हो गया है, चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। और वो हो गया कि ठीक है, अगर डिस्काउंट का काम है ना तो मैं 2 मिनट में करवा दूंगा, आप कल जाइए, कल अपने किसी बंदे को भेजिए डिस्काउंट में और कल काम हो जाएगा। क्योंकि वो AC रूम में बैठे और उनको ये लग रहा है कि मैं MD साहब के साथ में हूँ, डेस्क पे बैठा और मेरा काम तुरंत हो जाएगा। आप देखिए, उनका ही काम नहीं हुआ, अगले दिन AN ने काम नहीं किया। उनको नहीं करना, आप कुछ भी कर लो। हम इसके लिए नेक्स्ट वीक MD साहब के पास भी जा रहे हैं और उनको बोलेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आप देखिए, मैं इसको गाइडलाइन की और पॉलिसी की जब बात करें ना, गाइडलाइन डिस्काउंट ने बहुत बार निकाली है, नेट मीटरिंग,
के लिए, आपके एनओसी के लिए 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ लिखित में है। सभी बेरोजगार हो गए। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कोई पॉलिसी गलत नहीं है। एक तो होता है प्रैक्टिकल पॉलिसी, दूसरा होता है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ तो कभी भी पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं रही। जब जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन आया तो 20 गीगावाट का टारगेट था, जो कि 4 साल पहले पूरा हो गया। वो भी प्रैक्टिकल नहीं था, 4 साल पहले पूरा हो गया। उसको देख के हमें लगा कि ठीक है अब तो हम 100 गीगावाट कर दे, और 100 चूंकि पूरा नहीं हो रहा उसका जवाब देना पड़े। इस जवाब देने की वजह हम इसको क्यों ना 450 कर दें। बिल्कुल और देखिए अजय जी, मैं बता रहा हूँ इसमें भी क्या है, हम सिर्फ इंस्टॉलेशन को नहीं देखें। इंस्टॉलेशन तो विदेशी कंपनी आके कर जाती है, वो कर जाती है, हम लोगों को काम नहीं मिलता उसमें। अजय जी, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप तक वापस आता हूँ। मैं नरेंद्र जी जैन साहब को और सुनील जी बंसल साहब को मैंने काफी सुना है, और मैंने देखा है कि सरकार तक अपनी बात रखने का तरीका बहुत अलग रहता है। लेकिन आज इनके जैन साहब को मैं कहना चाहता हूँ, तो एक युवा की जो यूथ की जो आवाज है, वो सरकार तक अपनी बात रखने का जो अलग तरीका है, वो देखकर आपको लगा होगा कि यूथ बहुत अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात रखता है, और आप हम सभी को साथ में लेके चले हैं। ऐसे ही सोच है शायद आज की युवा की। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं। धीरवर्धन सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशन की जरूरत करें। सर हमारे पास विनोद पांडे जी का क्वेश्चन आया है। इंडिया में रेयर अर्थ मेटल पर ज्यादा शोध नहीं हो रहा, सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो, इसके लिए किस क्षेत्र में रिसर्च की जरूरत है? श्रीमान इसको मैं ले लेता हूँ, श्रीमान बंसल साहब से ले लेता हूँ। रेयर अर्थ मेटल पर ज्यादा शोध नहीं हो रहा। बंसल साहब, am I audible? सुनील जी सर, हमारी आवाज आ पा रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सर सुनील जी। आई थिंक नहीं आ पा रही, शायद वो मुझे पास आवाज नहीं आ पा रही। जैन साहब से ले लेते हैं। हाँ, आप सुनील सर, हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ आ रही है साहब, आ रही है। सर ये विनोद पांडे जी का क्वेश्चन आया है, इंडिया में रेयर अर्थ मेटल पर ज्यादा शोध नहीं हो रहा है, सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो, इसके लिए किस क्षेत्र में रिसर्च की जरूरत है? हेलो, आप तक क्वेश्चन पहुंच गया? नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही आवाज है, एक बार दोबारा बोलें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि विनोद पांडे जी ये जानना चाह रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल पर ज्यादा शोध नहीं हो पाया है अभी तक देश में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल्स में इसका एक अहम भूमिका रहती है, तो इसमें क्या किस तरह की रिसर्च होने की करने की जरूरत है? सोलर पैनल के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं सर? रियर अर्थ मेटल के बारे में जानना चाह रहे हैं ये कि ज्यादा शोध नहीं हो पाया है रियर अर्थ मेटल के। हेलो हेलो, एनके जैन साहब, कौन सा मटेरियल? आप तक हमारा क्वेश्चन पहुंचा? सर रेयर अर्थ मेटल का, इसमें तो सोलर का जो मेन रॉ मटेरियल है वो सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन इंगॉट से उसके वेफर्स बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज राजस्थान में बहुतायत में मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अबाउ 98.5% का सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे यहाँ अवेलेबल है क्वार्ट्ज के रूप में, खास करके भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उससे सिलिकॉन इंगॉट्स बनाना या सिलिकॉन वेफर्स बनाना, इस तरफ अभी तक मैं समझता हूँ कोई प्रयास नहीं हुए हैं। इवन अडानी और अंबानी जैसी कंपनी के पास भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी नहीं हो पाया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ सिलिकॉन इंगॉट्स का अपने यहाँ इंपोर्ट होता है, और सिंपली सिलिकॉन वेफर्स सोलर सेल के रूप में उससे बनाए जाते हैं। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी, इस पे बहुत R&D की ज़रूरत है, और जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस कंट्री से इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके इंडिया में डेवलप करने का, इंडिया में प्लांट लगाने की ज़रूरत है। बट आई थिंक ये छोटी मोटी कंपनियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये करीब 25,000 करोड़ के ट्यून का होता है सर, जो सिलिकॉन बनाना, सिलिकॉन रिंगॉट्स बनाने का जो प्लांट होता है। तो इसके लिए जो
मिनिस्ट्री है पावर की, उसको ध्यान देना पड़ेगा, और जो बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं उनको आगे आके अपना R&D करके और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ा सकेंगे सोलर सेल्स की तरफ, वरना हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा सोलर सेल्स। हाँ, जैन साहब ने काफी एलोबरेट किया है। वो रेयर अर्थ मटेरियल से मैं कंफ्यूज हो रहा था। सिलिकॉन इंगोट के ऊपर जैन साहब थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI जो स्कीम निकाली है उसके अंदर सिलिकॉन इंगोट वेफर सब इंक्लूड है। और अभी पिछले दिनों जो रिलायंस ने अनाउंस किया था, उन्होंने बेसिकली इंगट बनाने की ही बात करी है। जो सोलर में वो आना चाह रहे हैं वो इंगट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आएंगे। और इंडिया में अभी तक किसी कंपनी ने इंगट की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं शुरू करी है। कुछ कंपनियों ने लाइसेंस वगैरह जरूर अप्लाई किया और ट्रेडिंग टाइप अभी काम कर रहे हैं वो लोग। सर एक जानकारी अच्छा मैं स्कोप आपको है। दे दूं, हमारा एक ग्रुप है इंजीनियर्स का, उसमें कुछ अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, फॉरवर्डिंग साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप कर लिया है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर सम गुड बिग प्लेयर टू मेक ए जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर दिस सोलर इंगोट्स इन इंडिया। ये एक लेटेस्ट Good. जानकारी दे रहा हूँ सर आपको। और बहुत यदि अच्छा है। कोई आपके पास कोई हो इस तरह के जॉइंट वेंचर के लिए, यू कैन कनेक्ट देम टू मी। I can share you the complete technology of the solar, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, सोलर वेफर्स हैं, सिलिकॉन इंगोट्स हैं, और वो भी अपने राजस्थान के रॉ मटेरियल से सर। आंध्रा में और राजस्थान में बेस्ट क्वालिटी का क्वार्ट्ज अवेलेबल है जो Quartz सोलर एकदम सेल्स perfect है बनाने सर। में काम आता है सर। तो हमारे Perfect है, पास एकदम perfect है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब दोनों ज्वाइन हैंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है, तो उसको एक देखना पड़ेगा अपने को, सरकार उसमें क्या सहयोग करती है। हम फिर बात करेंगे। हो सकता है आज की इस मीटिंग का ये फायदा हो जाए कि आप और हम मिलके इस तरफ कोई कदम बढ़ा दें सर। नहीं सर, ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। इंगट मैन्युफैक्चरिंग अगर राजस्थान में शुरू हो जाए, जो पूरा स्कोप है हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का 99% सिलिका कंटेंट का भी अपने पास यहाँ पे क्वार्ट्ज अवेलेबल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है इंगट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एग्जैक्टली। लगभग वर्ल्ड की 12-13 कंपनीज है जो इंगट बनाती है। जर्मनी का भी काफी अच्छा नाम है उसमें। हाँ जी, हाँ। चाइना में भी 3-4 कंपनीज हैं, कोरिया US में भी है, रशिया में है, कोरिया US में है। हाँ, बिल्कुल। इस पे काम होना चाहिए। बाकी जो मेरा एक थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना, वो शायद इसमें काफी कम है। अभी तक जो आप कह रहे हैं 25,000 करोड़, साइट इंगट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का, जो प्लांट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट के बारे में अभी स्लाइटली कंफ्यूजन, अगर आपने सर मैं क्लियर कर देता हूं सर। अभी जो US में और जर्मनी में जो प्लांट लगे हैं वो इसी ट्यून के हैं जो मैं बता रहा हूं, पर हमारी टीम ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और इस टेक्नोलॉजी को जो यहाँ इंडिजीनियसली डेवलप किया है, कुछ कंपोनेंट डेफिनेटली वो बाहर से आएंगे और इसमें काफी अनुभवी साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर 1500 करोड़ में लगा सकते हैं इंडिया में, जो कि वहां पर 23, 24, 25 हजार करोड़ में लगे हैं वो प्रोजेक्ट। तो हमने उस पर काफी रिसर्च किया और कंप्लीट DPR हमारे पास रेडी है। ठीक है जैन साहब, मैं बात करूंगा इस बारे में। हम लोग विद टेक्नोलॉजी कंप्लीट, और एक प्रोटोटाइप हमारे पास अवेलेबल भी है। बहुत ही बढ़िया जैन साहब, बहुत ही बढ़िया। प्लाज्मा सर, प्लाज्मा टॉर्च टेक्नोलॉजी है ये। प्लाज्मा से बनता है सिलिकॉन, आपको पता ही होगा। तो प्लाज्मा टॉर्च हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, एक प्रोटोटाइप उसका। छोटी प्लाज्मा टॉर्च हम मंगा चुके हैं बाहर से, जो कि इसका मेन कंपोनेंट होता है। तो हम उस पर काफी तेजी से वर्क कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ इंतजार है कोई एक ऐसी कंपनी का जो मतलब एक अच्छी बड़ी लेवल की कंपनी हो जो इसमें ज्वाइंट वेंचर कर सके। टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है आज के डेट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सुजय जी पूछ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, अभी राजस्थान में कितने सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं? जैसलमेर में लगने वाले प्लांट का काम कितना रह गया है और कब तक शुरू हो पाएगा? आपके प्रयास सोलर पावर प्लांट के लिए कितने कारगर साबित हो पा रहे हैं? श्रीमान बंसल साहब से ले लेता हूँ। पुनीत जी, मैं लीव चाहूंगा, कुछ अर्जेंट काम है। नो इशू, नो इशू। आप सभी पैनलिस्ट मुझे माफ करें सर, कोई जरूरी काम है, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जैन साहब। हाँ जी, प्रश्न ये था आपका कि राजस्थान में अभी कितने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं? जी।
अगर कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 5000 मेगावाट अभी कमीशनड है राजस्थान में। थोड़ा सा अपर साइड में ही है, 5500 के आसपास कमीशनड है। जैसलमेर में लगभग इस समय, क्योंकि देखो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, नंबर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं कितने हैं, बाकी लगभग 1500 मेगावाट के आसपास जैसलमेर के अंदर प्रोजेक्ट अभी चालू हो चुके हैं। 1500 के आसपास सोलर पावर। एक कैलाश मीना जी का क्वेश्चन आया सर हमारे पास, हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ सब्सिडी ऑन रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लांट्स पैनल्स, टू whom should I connect? अजय जी देंगे जवाब, मैं दूं? अजय जी देंगे। मैं जवाब बिल्कुल बिल्कुल अजय जी। जी। देखिए, ये इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। ये वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जिसको बोलते हैं MNRE रूफटॉप स्कीम फेज 2, और हर स्टेट में ये होती है। राजस्थान में भी है, राजस्थान रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम के नाम से है। अभी स्कीम चल रही है, 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है DPR डालने की। और आप इसके लिए RRECL की वेबसाइट से या फिर रियल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से एमपैनल वेंडर्स होते हैं, उनको आप कांटेक्ट करिए, और वो सारा डेटा आपको RRECL पे मिल सकता है। तो आप उन्हें कांटेक्ट करिए, क्योंकि सब्सिडी उन्हीं के द्वारा आपको मिल पाएगी। सर एक हमारे पास विपिन मित्तल जी का सवाल आया है, सर मुझे घर में सोलर रूफटॉप लगाना है, पैनल लगाना है, मैं किस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करूं? हम जैसे सामान्य जनता को किस कंपनी का पैनल लगवाना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता है। किस तरीके से हम क्वालिटी देखें और इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए? मनीष जी गुप्ता साहब, आप सुन रहे हैं? मनीष जी आप बने हुए हैं? हाँ जी। सर ये हमारे पास विपिन मित्तल जी का सवाल आया है कि मुझे इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये उसी तरह से है आपका, जब आप सोलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर आप 6 किलोवाट का प्रोजेक्ट भी लगवाते हैं तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होती है। जब आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। वो रिसर्च आप जो किससे लगवाएंगे वो सेकेंडरी पार्ट है, बट उससे पहले हम छोटा सा कैमरा भी लेते हैं तो हम पूरी रिसर्च करते हैं कि इसमें क्या है, कैनन ले या फिर निकॉन ले, क्या लें। तो वो टेक्नोलॉजी क्या आप चाहते हैं, किस तरह का मॉड्यूल चाहते हैं, वो आपको थोड़ा खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। आप अगर किसी वेंडर के पास सीधा जाएंगे, वो जो दे रहा होगा उससे ही अच्छा बताएगा। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं और क्या टेक्नोलॉजी है। तो पहले आपको टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर मेक डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर आप जो है किसी वेंडर आप देखेंगे कौन सा वेंडर है, क्या कौन ये चीज दे सकता है, आप उससे बात करिए, तब आप आएंगे कॉस्टिंग तक। क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें, आपको पॉली लगवाना है, मोनो लगवाना है, या आपको हाफ कट चाहिए, बायोफेशियल चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो साइट फिजिबिलिटी करेंगे। बट टेक्नोलॉजी तो आपको पहले थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप बात भी अच्छे से कर पाए, समझ पाए। अदरवाइज क्या होता है कि जो भी वेंडर बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी रहेगा कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं। उसमें क्या होता है, आप टाइम आपका जाता रहेगा, आप 10 वेंडर से बात करेंगे और आप कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा सा आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। थैंक्स अजय जी। मनीष जी, ये क्वेश्चन हम आपसे भी करना चाहते थे, और करना इसीलिए भी चाहते हैं कि आप डे टू डे बिजनेसमैन से मिल रहे हैं। आज जब भी कोई प्लांट लगाने को लेकर बातचीत करता है या सोचता है, तो उसके जेहन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सर मुझे घर में सोलर रूफटॉप प्लांट पैनल लगवाना है, मैं किस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करूं? हम जैसी सामान्य जनता को किस कंपनी का पैनल लगाना है और का ज्ञान नहीं है, क्वालिटी की समझ नहीं है, हमको क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आप देखिए पुनीत जी, इसमें अगर आप सब्सिडी स्कीम के तहत अपना रूफटॉप लगा रहे हैं तो उसमें DCR इम्पेलेंट नेटवर्क इशू बना हुआ है।
इसलिए सर मैं एक मेरा पर्सनल और उसी के बाद हमारी सब्सिडी रिलीज होती है उसमें। तो डीसीआर कंटेंट में जब आप जाते हैं तो जो कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए रजिस्टर्ड रहती है, वो चाहे BIS हो या IEC हो, या सारे नॉर्म्स को क्वालिफाई करके डीसीआर में रजिस्टर्ड होती है। नंबर 2, अब रही बात टेक्नोलॉजी की, ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत सारी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और इसमें भी कोई दुराई नहीं है कि इस समय जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी या हायर एफिशिएंसी के सोलर पैनल हैं, क्योंकि चाइना अपनी इस टेक्नोलॉजी में लीड करता है तो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर उसमें चाइना के ही हैं, और इंडिया में इस पर्टिकुलर हाई एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स बनने में भी 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से इंडिया में भी डेवलप हो रही है। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनली मानना है, क्योंकि मैं सोलर पैनल फैक्ट्री लगाने से पहले हमारे पास खुद हम IPP डेवलपर है, हमारे पास खुद के प्लांट लगे हुए हैं। आपको पैनल उस कंपनी के खरीदने चाहिए जिसके साथ आप 25 साल की गारंटी वारंटी क्लेम करने के लिए वो कंपनी आपके आसपास या उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हो। चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी अवेलेबल हो, चाइना की हो चाहे दुनिया के किसी कोने की हो, आप सोलर पैनल अगर आप कैरी करते हैं तो उसमें गारंटी साथ में कैरी करते हैं 25 साल की। कोई भी विदेशी कंपनी आपको कभी भी सर्विस देने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। और 5 साल बाद क्या सिनेरियो रहेगा हमारे देश में, अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में पूरी डेवलप हो गई तो ये सारी कंपनियां भाग जानी है, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगी, और उसके बाद आप इन सोलर पैनलों को लगा के चाइना में ईमेल करते रहना, कोई आपको सर्विस देने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी है जिसमें लंबी गारंटी वारंटी जुड़ी है, आपको ऐसी कंपनी ऑप्ट करनी चाहिए जो जिसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका सर्विस सेंटर या जो कंपनी आपके आसपास हो। ओवरऑल आपका ये कहना है कि जिसकी रीच आप तक इजी हो। यस सर, मैं बंसल साहब से देरवर्धन सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज की वेबिनार का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया था, तो मैं आप सभी आपको सजेशन ओके श्रीमान सुनील बंसल साहब सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर बताइए सर। बहुत अच्छा रहा सर, आपके अनुभव का फायदा मिला है सर। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी एसोसिएशन है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैंने जब कंपनियों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ तब ये जयपुर बेस्ड कंपनी है वैभव ग्लोबल, जिसने अपना 100% जो उसकी सोलर पावर जो जरूरतें हैं वो सोलर पावर से पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। लहर पॉलीमर है PKI में, वो भी काफी एग्रेसिव है। तो ऐसी जो कंपनियां हैं जो सोलर क्षेत्र में आ रही है वो भी आपके साथ में जुड़ी हुई है, उनको भी प्रोत्साहित, उनको भी नॉलेज शेयरिंग वाला आपके साथ में जुड़ा। तो आपकी जो सोलर एसोसिएशन है उसमें केवल सोलर बनाने वाले ही जुड़े हुए हैं या सोलर में जो भी प्लांट लगाते हैं वो भी लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंक हमारा मेंबर है बहुत पुराना जी, तो हिंदुस्तान जिंक कंज्यूमर है सोलर पावर का, सेल नहीं करता बना के वो, तो कंज्यूमर भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे कंज्यूमर जुड़ रहे हैं, जो बड़े कंज्यूमर्स हैं ना वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं एसोसिएशंस के साथ, क्योंकि उनके भी इश्यूज रेगुलर हैं। कुछ प्रोत्साहन भी करते हैं आप, कुछ उनको पुरस्कार या उनको नॉलेज शेयरिंग का ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म देना हमको? नॉलेज शेयरिंग हम रेगुलर करते हैं, और अवार्ड फंक्शन हम कुछ एक एजेंसी है सोलर इंडस्ट्री की, जैसे एक EQ मैगजीन है, सोलर क्वार्टर है, इन लोगों के साथ मिलके हम रेगुलर अवार्ड सेरेमनी करते हैं। अभी 10-15 दिन पहले हमने EQ के साथ मिलके किया है। ठीक है सर, आपसे ये भी निवेदन है कि आप बिजनेस रेमेडीज को आपके उसमें जोड़े, और जो भी आपकी जो समस्याएं हैं या कोई जो भी आप कार्यक्रम करते हैं तो उसका मेल हमें आप भिजवाएं ताकि हम जरूर सर, थैंक यू। जरूर। आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ वापस से, और आज की इस वेबिनार का बेनिफिट हमारे पार्टिसिपेंट को 100% मिला होगा। जिसने भी ये वेबिनार बाद में ज्वाइन किया है, हमारे बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पे जाके आप कंप्लीटली इस वेबिनार को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने, करते रहिएगा। थैंक यू थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू। बिजनेस रेमेडीज द्वारा प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि हमारे द्वारा आगे भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर वेबिनार की जाएगी। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।